देन यू हैव टू आस्क योर डाउट्स ऑल्सो, अपने डाउट आप लोग पूछ लीजिए। बाकी कल हमने जनरल बेसिक देखा था, मैंने ज़्यादा बेसिक में डीप में नहीं गया, ऑलरेडी पे वीडियोस के रिगार्डिंग पढ़ी है और वो मैंने इस ऐप में भी डाल दी है। आप ऐप के स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको यूट्यूब के 2 रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे और उन दोनों रिकॉर्डेड वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। ठीक है, ओवरव्यू देखा था जल्दी से कि हाँ भाई अब तक हमने बीएससी सेकंड ईयर में क्या पढ़ा था। जिनको डीप में पढ़ना है ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशन में वहाँ पे दे चुका हूँ। ठीक है, तो बाकी बच्चे वहाँ से उसको देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर कल नहीं समझ में आया फिर भी कोई दिक्कत आती है, नो प्रॉब्लम, क्लास के शुरुआत में एंड में आप पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। ठीक, चलिए खैर शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 इनऑर्गेनिक का। इट इज मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। ऑलरेडी इसका पीडीएफ बुक्स नहीं आई नो, कोई बात नहीं, जब आप बाहर जाएंगे ऑब्वियस है जब आप बुक बोरो कर सकते हैं, अदरवाइज फिलहाल आप पीडीएफ से अपना काम चला सकते हैं। पीडीएफ जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में मेटल और लिगेंड के बीच में किस तरीके से बॉन्ड बनते हैं वो जनरली हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए मेटल है, लिगेंड है, इनके बीच में बॉन्ड कैसा बनेगा ये जनरली हम जानने की कोशिश करेंगे। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, इसमें हम देखेंगे जो पिछले साल के कंसेप्ट थे कि वीक फील्ड लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है, ठीक, एनर्जी का कंसेप्ट क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे इस साल। तो बुक में जो शुरुआत करी है वो इस तरीके से करी है, पहला ही क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है इस टॉपिक से। जो बुक में शुरुआत करी है, इसमें सिलेबस वगैरह दिया है, ये आप देख सकते हो। लिमिटेशन ऑफ वीवीटी, इससे शुरुआत करी है। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एलिमेंट्री आइडिया ही है बस बीएससी में, बाकी अच्छे से आइडिया जो सीएफटी एलएफटी हो गई वो जाके मास्टर्स में आती है। फिर इसके बाद क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है ऑक्टाहेड्रल में, टेट्राहेड्रल में, स्क्वायर प्लेनर में, और उसके फैक्टर कौन कौन से फैक्टर जो हैं इनको अफेक्ट करते हैं, ये जनरली आपका सिलेबस है। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट टॉपिक से ही, लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। याद करिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने पिछले साल पढ़ी थी। चलिए एक बार जल्दी से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझते हैं, क्या था जिसकी लिमिटेशन दी है, वो थ्योरी क्या थी उसको समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि लास्ट ईयर हमने वो थ्योरी पढ़ी थी, बट कोई बात नहीं, जल्दी से एक बार वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ लेते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैं ऐसे में लिखता हूँ साइड में, आप अपने मोबाइल को रोटेट कर सकते हैं। इट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, चलो, तो इट इज वीबीटी। एक्चुअली क्या पढ़ा था हमने वीबीटी में, इसको जल्दी से देखते हैं। इन वीबीटी हमने देखा था अगर आपके पास वैलेंसी में जो इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्ड बनाएंगे। थ्योरी का एक्सप्लेनेशन इसके नाम से हो रहा है कि वैलेंसी में जो इलेक्ट्रॉन है वही जनरली बॉन्ड बनाएंगे। इट इज द वीबीटी। तो जनरल एक दो वीबीटी जल्दी से करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल ही का एग्जाम्पल ले लेता हूं, हमने कल लिया था FeCN6 और इस पे चार्ज है 4-। Fe ऑक्सीजन स्टेट इसका 6 निकाल लेता हूं, प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू -4। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना कल भी हमने देखा था, जिसका निकालना ऑक्सीजन स्टेट उसको x मान लिया। Cn 6 है तो 6 एक पे -1 चार्ज है, -1 इक्वल टू में ओवरऑल चार्ज जो कि -4 है। तो मुझे समझ में आता है कि जो मेरा x है वो +2 ऑक्सीजन स्टेट में है, +2 ऑक्सीजन स्टेट में है x आपका Fe है। Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें पता होना चाहिए, जो कि हमने कल निकालना सीखा था। एटॉमिक नंबर भी याद होना चाहिए, निमोनिक्स भी देखा था, स्कूटी भी कार में फेंको नहीं क्यों जी। एटॉमिक नंबर 26 Fe है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 3, 6 एंड 4s2 निकल के आएगा। +2 में गया तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +2 में 3d6, इलेक्ट्रॉन जब भी निकलता है बाहरी कक्ष से निकलता है, आउटर मोस्ट सेल से निकलता है, तो 4s0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये निकल के आया Fe का। अब इसके बाद जो हमें समझना है वो ये कि Fe है, सबसे पहले हम इसका ग्राउंड स्टेट बनाते थे, याद करिए कि Fe है, इसका ये d सब सेल, फिर इसका ये 4s, ये है 3d, ये है 4s, ऐसे ही आगे इस पे 4p ऑर्बिटल भी खाली पड़ा होगा। हम सबसे पहले Fe को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, तो ये था 3d6 बना लेता हूँ। हुंस का नियम ये था कि इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल सिंगल करूंगा, इसके बाद पेयरिंग करूंगा। फिर 4s में थे 2 इलेक्ट्रॉन, एक जनरल ओवरव्यू हम लेके चल रहे हैं पहले। फिर उसके बाद Fe जब +2 ऑक्सीजन स्टेट में था तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये 4s, ये 4p, ये 3d है इसका।
4s से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो केवल अब जो इलेक्ट्रॉन बचे वो 3d में है। हुंस का नियम भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन पहले मैं सिंगल 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 भरूंगा, उसके बाद मैं पेयरिंग करूंगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद लास्ट में बनाऊंगा एक कॉम्प्लेक्स जिसकी मैं बात कर आएगा कि यहाँ पे Cn वीक फील्ड लिगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। इट इज अ वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। प्रबल लिगेंड होता है या दुर्बल लिगेंड होता है। इट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, प्रबल क्षेत्र वाला लिगेंड होता है। ठीक, तो बनाइए इसको, हमने वीवीटी में पढ़ा था। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं, उनके लिए बस यही कहूंगा, वेट करिए, ये सब अभी आपके कहते हैं ना ऑन द टिप्स होगा। सही टाइम के लिए वेट करिए, बस को समझने के लिए वेट करिए। Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बना देता है ना, पेयरिंग कर देता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अलावा बचे 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी आपस में पेयर होना शुरू हो जाएंगे। ये भी पेयर हो गए, ठीक है, ये भी पेयर हो गया। तो ये आप देख रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होके कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाले हैं। ठीक, अब इसके बाद Cn आया। Cn पे आपने देखा -1 चार्ज है, एक Cn पे -1 चार्ज है, तो 6 Cn पे कितना होगा, 6 माइनस, एक माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कल भी मैंने बताया था, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एक Cn दे देगा, एक Cn 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, सिमिलरली यहाँ पे एंड यहाँ पे। तो आप देखेंगे 6 Cn है जिसमें D के 2 ऑर्बिटल यूज करे, S का 1 ऑर्बिटल यूज करा और P के 3 ऑर्बिटल यूज करें। क्योंकि मुझे 6 Cn डालने हैं, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, बचे हुए 3 P में, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आया D2sp3। तो हमने देखा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें वैलेंसी के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्ट ले रहे हैं। देखो ये बॉन्डिंग उसी की वजह से देखने को मिल रही है। इट इज कॉल्ड द वीबीटी। तो हमने यहाँ पे हाइब्रिडेशन वगैरह बाकी सारा कंसेप्ट अभी देखेंगे वन बाय वन, पर फिलहाल मेरे को आपको एक ओवरव्यू देना था कि व्हाट इज वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है। तो ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, देखो होता क्या है, अगर कोई नई थ्योरी बन रही है, कोई न्यू थ्योरी बन रही है, तो डेट मीन्स ओल्ड वाली में कुछ ना कुछ कमी है। जैसा आपने बचपन में पढ़ा था कि रदरफोर्ड ने अपना मॉडल ऑफ एटम दिया था, थॉमसन ने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम दिया था। रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एन एटम फेल हो गया था क्योंकि उसने बताया था इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है इलेप्टिकल पाथ में, और चक्कर लगाता लगाता न्यूक्लियस में घुस जाता है। दैट मीन्स न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया। तो इसी को थ्योरी को करेक्ट करने के लिए बोर्ड्स ने बोला नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता लगाता न्यूक्लियस में नहीं चला जाता, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है एक फिक्स्ड एलिप्टिकल पाथ में जिसका एक रेडियस r होता है, जो कि NH ओवर में 2πmv के बराबर होता है। तो डेट मीन्स पुरानी थ्योरी गलत थी, इसलिए हमें नई थ्योरी देनी पड़ी। ऐसे ही यहाँ पे वीबीटी में बहुत सारी कमियां दिखने लग गई, तो उन कमियों को लिमिटेशन के रूप में दिखाया गया। और उन कमियों को पूरा करने के लिए, भाई आप किसी की बात में कोई कमी बता रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन में कुछ ऐसी बात भी तो बताएंगे कि हाँ भाई इस कमी को ये बात पूरी कर सकती है। तो वही चीज यहाँ भी है, अगर समझ जाइए किसी चीज में कोई लिमिटेशन है, डेट मीन्स उसमें खामियां हैं, तो खामियां को पूरी करने के लिए कोई नई थ्योरी जरूर रहेगी। तो हमने वीबीटी पिछले साल पढ़ा और मैंने आपको बताया भी था कि ओल्ड थ्योरी है। जैसे आप थर्ड ईयर में जाओगे तो सबसे पहले आपको यही कंसेप्ट मिलेगा कि लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। हालांकि कुछ लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी हमने बीएससी सेकंड ईयर में भी पढ़ी थी। चलिए इनको एक बार फिर से वन बाय वन पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं। द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑल्सो एक्सप्लेन द बॉन्डिंग, ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। जो वीबीटी है वो एक्सप्लेन करती है बॉन्डिंग, हमने देखा बॉन्ड बना रही है। ज्योमेट्री जनरली D2sp3 ऑक्टाहेड्रल होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, अभी इस वाले स्ट्रक्चर को ही देखें तो इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो ये Fe है, इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, ये आपस में पेयर हो गए। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हैं, जिनको नहीं पता अनपेड इलेक्ट्रॉन, बस अभी ये मान के चलिए कि यहाँ भी एक भी इलेक्ट्रॉन आपको सिंगल नहीं दिख रहा है, सारे आपस में जोड़ा बना के बैठे हैं, पेयर्ड हैं। तो डेट मीन्स यहाँ पे इसका मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होगा और ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ ऐसे करेक्टर तो उसने बताए थे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को उसने कहीं ना कहीं एक्सप्लेन किया था, बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया था, ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया था, बट इसकी कुछ खामियां थी, इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। तो लिमिटेशन आपको दिखेंगे। द फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ द थ्योरी। इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस रह गई। सबसे पहली लिमिटेशन को पढ़ते हैं, समझते हैं। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ 5 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। जो 5 कोऑर्डिनेट वाला कॉम्प्लेक्स होता है, Fe को देखो, Fe है 6 कोऑर्डिनेट वाला कॉम्प्लेक्स, क्योंकि Fe से 6 Cn जुड़े हैं, Fe से 6 Cn जुड़े हैं, तो मैं इसको 6 कोऑर्डिनेट वाला कॉम्प्लेक्स कह सकता हूँ। जनरली 5 कोऑर्डिनेट वाला कॉम्प्लेक्स इसने एक्सप्लेन तो नहीं किया था, बट एक आइडिया दिया था कि हाँ भाई 5 कोऑर्डिनेट वाला कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके से बन सकता है, बट नॉट क्लियर एक्सप्लेनेशन। चलिए नेक्स्ट। और ये पॉइंट याद करने हैं, ध्यान रखना है कि 5 कोऑर्डिनेट वाला कॉम्प्लेक्स नहीं दिया था, क्योंकि आपका क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ वीबीटी
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ वीवीटी। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 स्टेटमेंट दे देगा क्या क्या इसमें से कौन सा लिमिटेशन है कौन सा नहीं है, तो क्लियर दिमाग में रखना है, 2 से 3 बार पढ़ लोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि इस थ्योरी ने 5 कोऑर्डिनेट वाले कॉम्प्लेक्स को दिया। नहीं तो हमने याद करिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर था जिसमें हमने 2 तरीके के कंसेप्ट पढ़े थे, एक तो DSP2 और एक SP3। DSP2 है तो स्क्वायर प्लेनर होगा, SP3 होगा तो टेट्राहेड्रल होगा। जबकि हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पढ़ा था जिसमें या तो हाइब्रिडेशन SP3D2 या फिर D2SP3 होगा। SP3D2 है तो आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, D2SP3 है तो इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये कंसेप्ट हमने यहाँ पे जनरली देखे थे। इट डज नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स। बच्चों व्हाट इज स्पेक्ट्रा? तो जनरली लाइट की प्रेजेंस में अगर हम किसी की एक्टिविटी शो करते हैं कि लाइट की प्रेजेंस में कैसा बिहेव करेगा, इट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रा। तो लाइट की प्रेजेंस में जनरली कौन कैसा कलर दे रहा है ये वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया था, वीबीटी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो इसीलिए ये भी इसकी एक खामी है, इट इज ऑल्सो द लिमिटेशन। ध्यान रखना 5 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स spectra of the complex. Next, this theory considered the orbital of central metal atom. Importance of the orbital of ligand has not been given. क्या कह रहा है? पूरी की पूरी थ्योरी सेंट्रल मेटल एटम पे डिपेंड थी। सेंट्रल मेटल एटम कौन है जरा देखिए, इसमें सेंटर पे कौन है? मेटल। यहाँ पे मेटल साफ साफ आयरन दिख रहा है। दैट मींस ये टोटल थ्योरी देखो, हम आयरन के ही ऑर्बिटल बना रहे हैं, हम आयरन के ही ऑर्बिटल में लिगेंड्स की फिलिंग कर रहे हैं। हमने लिगेंड पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि लिगेंड के ऑर्बिटल किस तरीके से रहे होंगे। तो दैट मींस जो थ्योरी है कंसीडर करी जा रही है टोटली ऑन द सेंट्रल मेटल एटम, केवल सेंट्रल मेटल एटम डिपेंडेंट है, लिगेंड्स के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं करी है। तो ऐसे ही लिगेंड्स के बारे में चर्चा करने के लिए हम लिगेंड फील्ड थ्योरी को पढ़ते हैं, जो कि आपका बीएससी में जनरली नहीं है, मास्टर्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इट डज नॉट गिव एनी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ऑफ इनर एंड आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इनर बनता है, आउटर बनता है, बट इसका कोई नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनर और आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एनर्जी के बेस पे डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि लिगेंड कैसा जुड़ा है। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ऑब्वियस बात है आपको समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और अगर मतलब पेयरिंग हो रही है तो आपको समझ में आ रहा होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और पेयरिंग नहीं हो रही है तो आपको समझ में आ रहा होगा एक वीक फील्ड लिगेंड का कंसेप्ट हो सकता है। तो ऑब्वियस बात है लिगेंड का कंसेप्ट तो वीबीटी ने दिया ही नहीं, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड्स का कंसेप्ट इसने नहीं दिया है, इसीलिए ये नहीं बता कि कब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा और कब आउटर बनेगा। जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा वेट करिए, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी धीरे धीरे सब समझ में आएंगे। इनको एक्सप्लेन करूंगा जब आपको सीएफटी पढ़ाऊंगा, तो ये जरूर एक्सप्लेन करूंगा कि भाई ये कमी वहां थी, इसलिए देखो ये हमने थ्योरी दी, यहाँ पे ये हमने पॉइंट पढ़ा। जस्ट जैसे जैसे थ्योरीज आगे बढ़ेंगी तो इसको पैरेलल लेके चलूंगा कि ये वीबीटी की कमी थी, इसको हमने यहाँ आके पूरा कर लिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, इट डज नॉट गिव एनी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन for the geometry of complex of the same metal in different compound. That means एक ही मेटल अगर अलग अलग कंपाउंड बना रहा है तो ज्योमेट्रीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे फॉर एग्जांपल याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि पीटी प्लेटिनम अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो जनरली 4 लिगेंड जोड़ता है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। और पीटी अगर +4 ऑक्सीजन स्टेट में होता है ये 6 लिगेंड जोड़ता है, दैट मींस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो ये वीवीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ऐसा क्यों हुआ? जबकि हम देखेंगे इस वाली थ्योरी में जो कि आपकी एमओटी है, एमओटी को हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलते हैं, इसमें जनरली देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पीटी +2 में इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना रहा है और +6 में जो है दूसरे तरह का कॉम्प्लेक्स ये बनाएगा। हालांकि इतना अच्छे से डिफाइंड आपके सिलेबस में नहीं है, बट एक ओवरव्यू जरूर लेके चलूंगा जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी। नेक्स्ट, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन वेदर 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स विल बी टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। मतलब अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाया था, करा था एक था कि sp3 हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है, बट क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल कौन सा होगा और स्क्वायर प्लेनर कौन सा होगा। और जनरली हम टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर का एक्चुअल कंफर्मेशन याद करिए हमने कहीं ना कहीं आइसोमेरिज्म से जानने की कोशिश करी थी, तो वीबीटी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। चलिए 7, डज नॉट एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन। मतलब इस से हमने कहीं भी रिएक्शन का रेट, भाई बीएससी सेकंड ईयर में हमने इनऑर्गेनिक में कहीं भी रिएक्शन रेट नहीं निकाला था, दैट मींस केमिकल काइनेटिक्स नहीं निकाला था। और रिएक्शन रेट निकालने के लिए जब हम SN1 SN2 असर्शन डिसर्शन रिएक्शन पढ़ते हैं तब जाके हम रिएक्शन का रेट निकाल पाते हैं। तो वीबीटी ने इसको भी एक्सप्लेन नहीं किया था। खैर ये वाला पॉइंट तो यहाँ थोड़ा जबरदस्ती का दिया है, क्योंकि वो तो थ्योरी मतलब बिल्कुल ही अलग फेज हो गया, तो बट जबरदस्ती का एक पॉइंट बनाया है, कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि इस थ्योरी ने जो है रिएक्शन मैकेनिज्म और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताया था, कहीं हमने बीएससी सेकंड ईयर में नहीं पढ़ा, इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट, मतलब वो अब है कि जबरदस्ती 10 पॉइंट बनाने हैं तो उसके लिए बस ये पॉइंट दे दिए गए हैं। चलिए 8 को देख लेते हैं। इट डज नॉट इट गिव्स नो एक्सप्लेनेशन
ऑफ द कलर ऑब्जर्व फॉर द कॉम्प्लेक्स आयन। तो मैंने आपको बताया स्पेक्ट्रा ही नहीं बता पाया, तो उस पॉइंट को दोबारा से दे दिया कि स्पेक्ट्रा नहीं बता पाया तो कलर नहीं दे पाया, तो जस्ट पैरेलल कहानी है। हालांकि स्पेक्ट्रा में वाइड स्टडी होती है, जबकि कलर केवल डिपेंड करता है कि लाइट किस तरह की पड़ी है और किस तरह का जो है कंपाउंड कलर देगा। जैसे CuSO4 ब्लू कलर का क्यों होता है, FeSO4 ग्रीन कलर का क्यों होता है, ये VBT डिफाइन नहीं कर पाया था। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट स्प्लिटिंग ऑफ डी एनर्जी लेवल। ये ही बात है, हमने कहीं भी BSc सेकंड ईयर में नहीं पढ़ा कि डी ऑर्बिटल जो है उसकी स्प्लिटिंग होती है T2G और EG ऑर्बिटल में, जनरली ये हमने कहीं नहीं पढ़ा। ठीक, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है VBT ने कभी इस चीज को डिफाइन ही नहीं करा, VBT के टाइम पे ये आइडिया किसी के दिमाग में था ही नहीं। चलिए 10th पॉइंट, इट डज नॉट एक्सप्लेन एनी डिस्टॉर्शन इन सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इस डिस्टॉर्शन वर्ड को, जिसको हम JTD जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, और भी तरह के डिस्टॉर्शन होते हैं बट आपको फिलहाल JTD डिस्टॉर्शन को रखना है, जॉन टेलर, जो कि इस चैप्टर के लास्ट में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब बताऊंगा इस पॉइंट को कि ये क्या पॉइंट कहना चाह रहा है। तो ये लास्ट के बिल्कुल 2-3 पॉइंट तो बिल्कुल ऐसे मान के चलिए हवा में उड़े हैं। वो इसलिए क्योंकि जब इस थ्योरी को पढ़ेंगे, जिसने इस कमियों को बताया है, लिमिटेशंस को बताया है, तब जाके हमें अच्छे से क्लियर होगा। बाकी हाँ, 5 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, ये हम लास्ट ईयर भी देखा था। स्पेक्ट्रा नहीं देता है, ऑब्वियस बात है, कलर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता है। इसके बाद थ्योरी टोटल सेंट्रल मेटल एटम पे डिपेंड है, देखा कि केवल आयरन के ही ऑर्बिटल है, उसमें ही फिलिंग होगी। इसके बाद इसने ना ही कोई एक्सप्लेनेशन दिया इनर आउटर ऑक्टेहेड्रल। हमने देखा था तो था इनर और आउटर ऑक्टेहेड्रल बन रहा है, बट वो बन रहा था लिगेंड की वजह से, कि लिगेंड वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड, और वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का जो कंसेप्ट है मैंने ऑलरेडी बताया था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहा जाता है, उसके बेसिस पे इसको सेटअप किया जाता है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं ना ही इसने ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स की, एक ही मेटल अलग अलग कॉम्प्लेक्स बना रहा है। PT का मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने कि PT +2 ऑक्सीजन स्टेट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनाता है, +4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाता है। इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बाकी वही स्क्वायर प्लेनर अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाया, रिएक्शन का रेट नहीं बता पाया, देखा हमने BSc सेकंड में कहीं हमने रिएक्शन का रेट नहीं निकाला है। ठीक, और ना ही एक्सप्लेनेशन दे पाता कि कलर कैसा बनेगा। ठीक, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल जो कि पढ़ेंगे वो ये डिफाइन नहीं कर पाया। डिस्टॉर्शन JTD चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, वो भी ये डिफाइन नहीं कर पाया। तो इतना आपको समझना है, ये इसकी खामियां हैं। इन 10 पॉइंट्स को 3-4 बार पढ़ेंगे तो ये ऑलरेडी आपको सारा रट जाएगा। ठीक है ना? तो इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन सबसे पहला बुक का यहीं से बनना शुरू हो गया MCQ में, कि भाई बता दो इनमें से कौन सी लिमिटेशन है और कौन सी लिमिटेशन नहीं है। चलिए अब आते हैं अगले टॉपिक पे कि भाई खामियां रही। देखो, हालांकि बुक की शुरुआत अच्छे तरीके से करी है कि पहले खामियां दी हैं जब ही नई थ्योरी की शुरुआत करी है, क्योंकि VBT में ये सब खामियां थी, इसलिए एक नई थ्योरी आई जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। CCS का सबसे प्यारा क्वेश्चन कि बता दो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसने दी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसने दी है, MOT थ्योरी किसने दी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, CCS का रिपीटेड। H बैथे एंड वैन वेलेक ने 1931 से 35 में ये कंसेप्ट दिया था जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हालांकि इसमें भी कमियां थी जिसकी वजह से लिगेंड फील्ड थ्योरी आई, तो ये थ्योरी तो आगे बढ़ती रहेंगी, बट हाँ फिलहाल अभी समझते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। पहला क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, कम से कम 5 बार, मतलब 2012 से लेकर 2021 में एटलीस्ट ये 5 बार तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसने दी है। तो अब याद हो जाना चाहिए, 2 से 3 बार तो मैंने बोल दिया, 1-2 बार खुद से बोलो। H बैथे एंड वैन वेलेक। ठीक, हेनरी बैथे एंड वैन वेलेक, ये 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी थी। ध्यान में रखना है, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय H बैथे एंड वैन वेलेक। बैथे एंड वेलेक ये भी दे देगा, H बैथे वैन वेलेक भी दे देगा, हेनरी बैथे वैन वेलेक भी दे देगा, कुछ भी दे सकता है। ध्यान रखना, बार बार दिमाग में डाल लेना, याद हो गया होगा यहीं पे कि H बैथे और वैन वेलेक ने ही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी थी। अब आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, धारणाएं हैं जिसको समझना है, और उस धारणाओं के बेसिस पे ही हम कंसेप्ट्स को करने की कोशिश करेंगे, टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो पढ़ते हैं क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं इसके। सबसे पहला, फर्स्ट, द बॉन्डिंग बिटवीन अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। मतलब जो सेंट्रल एटम है, मैं इसको भी एक बार रफ कर देता हूं, थोड़ा सा 1 मिनट दीजिए बस, ताकि मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बता सकूं। चलिए, तो सबसे पहले, द बॉन्डिंग बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड द लिगेंड इन द कॉम्प्लेक्स इज प्योरली आयनिक। वेरी इंपॉर्टेंट है,
अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, देखो इसी टॉपिक के शुरुआत में ही, क्रिस्टल फील्ड के शुरुआत में ही दो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बन गए, प्रीवियस उठा के देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला, थ्योरी किसने दी? सीएफटी, तो एच बैथे वैन वेलेक। दूसरा क्वेश्चन कम से कम यही 4-5 बार रिपीट हो चुका है कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग जो सेंट्रल मेटल एटम है और जो लिगेंड है, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड प्योरली आयोनिक होता है। ध्यान में रखना, इट इज प्योरली आयोनिक। ऑप्शन दिया रहेगा प्योरली आयोनिक, प्योरली कोवलेंट, बोथ, नन। तो ध्यान में रखना, इट इज प्योरली आयोनिक बॉन्ड, प्योरली आयोनिक बॉन्ड है, जिसमें लिगेंड पे माइनस चार्ज होगा और सेंट्रल एटम पे प्लस चार्ज होगा। ध्यान में रखना, लिगेंड पे माइनस चार्ज होगा और सेंट्रल एटम पे प्लस चार्ज होगा। और आपको पता है जहां पे चार्ज डेवलप होते हैं वो बॉन्ड को जनरली आयोनिक बॉन्ड बोला जाता है। तो ध्यान रखना, सेंट्रल एटम पे कंप्लीटली प्लस चार्ज होगा, लिगेंड पे या तो माइनस चार्ज होगा या फिर लोन पेयर होगा। लोन पेयर का मतलब भी आप एक माइनस चार्ज देख सकते हो, इस कंसेप्ट को भी अभी देखेंगे। पर पहला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि जो लिगेंड है या सेंट्रल मेटल एटम है, जो मेटल एटम से जो लिगेंड जुड़ रहा है, उसके बीच में जो बॉन्ड है, इट इज प्योरली आयनिक इन नेचर, वो पूरा का पूरा आयनिक इन नेचर है। चलिए नेक्स्ट, द सेंट्रल मेटल एटम इन द कॉम्प्लेक्स इज रिगार्डेड एज ए पॉजिटिव आयन चार्ज इक्वल टू इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैंने आपको बताया कि अगर प्योरली आयनिक बॉन्ड है तो सेंट्रल मेटल पे प्लस चार्ज होना चाहिए, और जो लिगेंड है जनरली वो अभी देखेंगे उस पे लोन पेयर या फिर माइनस चार्ज होगा। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है जिसपे प्लस चार्ज है, जरा ध्यान में रखना कि जो सेंट्रल मेटल एटम है जिसपे प्लस चार्ज है, उस पे कितना प्लस होगा? उतना प्लस होगा जितनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ऑक्सीकरण अवस्था होगी। ऑक्सीडेशन अवस्था का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल CrH2O का होल 6, इस पे चार्ज होगा +3। तो मुझे समझ में आ रहा है कि सेंट्रल मेटल एटम, यहां पे अगर ऑक्सीजन स्टेट निकालूंगा X, वाटर न्यूट्रल होता है, इक्वल टू ओवरऑल चार्ज जो कि +3 है। ठीक है, तो यहां से मैं देख रहा हूं मेरा X बराबर +3 है। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो मेरे CrH2O का होल 6 कॉम्प्लेक्स है, हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड जो मेरा आयन है, इसमें Cr पे +3 चार्ज है। दैट मींस सेंट्रल मेटल एटम पे हमेशा प्लस चार्ज होगा, जो कि उसकी ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होगा। नेक्स्ट, द सेंट्रल मेटल एटम or ion is surrounded by ligands with which have an atom with at least one lone pair of electron. That means जो सेंट्रल मेटल एटम है वो लिगेंड्स के द्वारा जुड़ा होगा, वो लिगेंड पे एटलीस्ट एक लोन पेयर होगा। H2O, अगर वाटर की बात करूं तो मुझे वाटर का स्ट्रक्चर बताएगा कोई कैसा होता है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर? वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? आपको कहानी पता होनी चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से 2 बाकी बचे जो कि आपको युग्म जोड़ा की तरह दिखाई देंगे। तो असंयोजित युग्म जोड़ा जो है उसकी तरह आपको ये लोन पेयर दिखाई देंगे। दैट मींस लोन पेयर को इंग्लिश में बोला जाता है। तो या तो जो आपका लिगेंड है, ये वाटर यहाँ पे लिगेंड जुड़ रहा है, तो लिगेंड पे एक एटलीस्ट लोन पेयर होना चाहिए जिसको वो डोनेट करके, जनरली यहाँ पे डोनेट नहीं करता है, जनरली वो अट्रैक्ट करता है। मेन रीजन यहाँ है आयनिक बॉन्ड है, तो आयनिक में जो अट्रैक्शन होता है ये भी ध्यान रखना, आयनिक बॉन्ड है तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगेगा, ये भी ध्यान रखना। वर्ड्स पे बिल्कुल फोकस होना चाहिए कि जहां भी आयनिक बॉन्ड बनता है वहां विद्युत स्तरीय आकर्षण होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि ध्यान रखना कि जब वो प्योरली आयनिक होगा तो उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा, क्योंकि आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर जरूर होगा, या फिर वहां पे मे बी माइनस चार्ज हो सकता है, एज इन केस ऑफ हमने देखा था एक सिंपल सा एग्जांपल FeCN6 और उस पे चार्ज था 4- तो Cn पे था -1 चार्ज। तो लिगेंड पे या तो माइनस चार्ज होगा या फिर लोन पेयर जरूर होगा, यही बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। फिर से एक बार सेंटेंस को दोबारा से पढ़ देता हूं आपके लिए। द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज सराउंडेड बाय लिगेंड व्हिच हैव एन एटम विद एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक वो क्या कि देखिए, अगर कहीं पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कहीं पे माइनस चार्ज है, या कहीं पे एक सिंगल बॉन्ड है, इन सभी का मतलब ध्यान से समझना 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इन सभी का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, चाहे लोन पेयर हो, चाहे माइनस चार्ज हो, चाहे बॉन्ड हो। बॉन्ड जरूरी नहीं सिंगल हो या डबल हो, अगर आप डबल बॉन्ड भी ले रहे हो तो इस सिग्मा बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में आप जानते हैं सिग्मा होता है, एक पाई होता है, तो इस सिग्मा में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे।
और ये पाई में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दैट मींस बॉन्ड बनाने के लिए आपको जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ती है, और शेयरिंग होती है एक इधर वाले एटम के इलेक्ट्रॉन की, एक इधर वाले एटम की। दैट मींस बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता चाहिए होती है। सेम माइनस चार्ज, माइनस चार्ज जब आता है जब एक इलेक्ट्रॉन खुद का हो और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का लेके आए। जैसे सीएल पे एक माइनस चार्ज आता है कब, एक इलेक्ट्रॉन खुद का, एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन आया, दूसरे का इलेक्ट्रॉन आया, उसकी वजह से इस पे माइनस चार्ज आया। लोन पेयर में आप देखते हो पेयर है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन का पेयर फॉर्म में दिखेगा। दैट मींस इन सभी का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। ये बात तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बीएससी सेकंड ईयर में भी इस चीज को हमने जाना था, जिसकी वजह से हमने ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म को भी समझा था। चलिए, थर्ड पॉइंट हो गया। अब आगे नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट को समझते हैं। द लीगेंड आर द पॉइंट चार्जेस। पॉइंट का मतलब सूक्ष्म चार्ज हैं, बहुत ही छोटे चार्ज हैं, विच आर नेगेटिव आयन, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे कि Cn माइनस, F माइनस, Cl माइनस, NO2 माइनस। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल देखा, जैसे कि वाटर हमने एग्जांपल देखा था, NH3 देखा था, CO देखा, ठीक। और इसके अलावा कई बार जो आपके लीगेंड होते हैं उन पे प्लस चार्ज भी होता है। चलिए, तो यहाँ साइड में आप लीगेंड्स का क्लासिफिकेशन भी देख लीजिए। हालांकि हमने सेकंड ईयर में इनको देखा था, बट कोई बात नहीं, एक बार क्विक रिवीजन के लिए जल्दी से देख लेते हैं लीगेंड्स के बारे में। तो लीगेंड नेगेटिव चार्ज वाले भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज, ठीक। लीगेंड न्यूट्रल भी हो सकते हैं, और लीगेंड्स पे प्लस चार्ज भी होता है। ये भी ध्यान रखना, केवल नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल ही मत समझ के जाना। नेगेटिव वाला ये देख ही लिया कि हैलोजेंस हो गए, जनरली X माइनस लिख सकता हूँ, OH माइनस हो गया, ठीक है, Cn माइनस हो गया, ये सब तो हमने देखे। इसके अलावा न्यूट्रल हो सकते हैं, जैसे कि जल, वाटर, NH3, अमोनिया, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, जिसे हम कार्बोनिल ग्रुप भी बोलते हैं। और पॉजिटिव वाले याद करिए, नाइट्रोसोनियम, तो ये पॉजिटिव वाले लीगेंड्स होते हैं, ठीक। तो लीगेंड्स को क्लासिफाई करा जा सकता है पॉइंट चार्ज की तरह। लीगेंड पे जनरली या तो नेगेटिव चार्ज होगा, या वो न्यूट्रल होंगे, या फिर उन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जरा कहानी को समझना, अगर आप CFT पढ़ रहे हो, क्वेश्चन कई बार कंफ्यूजन के लिए हिंसी डाल देता है। अगर आप CCS के लास्ट प्रीवियस 2-3 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, 2018 के बाद के जनरली पेपर कहूं, तो पेपर बहुत ही कंसेप्चुअल, इनऑर्गेनिक का पेपर तो खासकर कंसेप्चुअल पूछ रहा है, नॉलेज के बेसिस पर पूछ रहा है। ये नहीं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के दे दिए, जैसा कि जनरली धारणाएं हैं कि CCS में प्रीवियस ईयर उठा के देता है। इनऑर्गेनिक का पेपर बनाने वाले टीचर्स थोड़ा ध्यान से पेपर बना रहे हैं, थोड़ा सा नॉलेज, पेपर इनऑर्गेनिक सबसे इजी है आपकी, बट पेपर का जो डेप्थ है ना वो बहुत बढ़ चुका है। अच्छे से क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रीवियस ईयर भी डाल रहा है, बट हाँ, नए क्वेश्चन जो डाल रहा है वो बहुत ही अच्छे से बिल्डअप करके डाल रहा है। तो बिल्डअप करके क्वेश्चन जो डाल रहे हैं उनको टैकल करने के लिए हम जनरली चीजों को थोड़ा ध्यान से भी समझेंगे, कि जो CFT के बेसिस पे हमने समझा कि भाई मेटल पे प्लस चार्ज होना चाहिए जनरली, लिगेंड पे या तो माइनस चार्ज होना चाहिए, या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये हमने समझा। बट अगर लिगेंड पे प्लस चार्ज है तो खुद ही कॉमन सेंस लगाना, अगर लिगेंड मेरा पॉजिटिव चार्ज वाला आ गया, नाइट्रोसोनियम आ गया या फिर हाइड्रोजीनियम आयन आ गया, तो ऐसे केस में समझ जाना कि मेटल पे माइनस चार्ज होगा। और मेटल में माइनस चार्ज होता है तो इसके बेसिस पे एक इफेक्ट भी पड़ेंगे जिसको सिनर्जिज्म कहेंगे, और उसको खैर आगे की चैप्टर्स में पढ़ेंगे जब इसको थोड़ा और ध्यान में देंगे। तो ध्यान रखना, अगर लिगेंड पॉजिटिव चार्ज है, क्वेश्चन में फंसा ना दे कि अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज वाला लिगेंड है तो क्या भी, तो फिर भी क्या, अब जो बॉन्ड होगा प्योरली आयनिक होगा, यस, क्योंकि मेटल पे वहां पे माइनस चार्ज होगा, मेटल वहां -1 ऑक्सीजन स्टेट में होगा। और ऐसा केस भी हम देखेंगे जहां पे मेटल -1 ऑक्सीजन स्टेट में होता है, और उसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे VCO6, और उस पे होता है -1 चार्ज। तो यहाँ पे मेटल की ऑक्सीजन स्टेट निकाल के देखना, CO न्यूट्रल है, तो यहाँ वेनेडियम की ऑक्सीजन स्टेट -1 होती है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेता है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करे, किसलिए एक इलेक्ट्रॉन कोई लेता है, क्या है 18 इलेक्ट्रॉन रूल, उसको भी लेटर क्लासेस में देखेंगे। चलिए, तो फिर से एक बार फोर्थ पॉइंट, जिसमें लिखा है कि आपके जो लिगेंड्स हैं वो या तो नेगेटिव वाले हो सकते हैं या न्यूट्रल हो सकते हैं, और मैंने बता दिया उन पे प्लस चार्ज भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन एंड दोज ऑफ लिगेंड रिपेल ईच अदर। दैट मींस भाई मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो मेटल के और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, और इसी प्रतिकर्षण की वजह से यही रिपल्सिव फोर्सेस, यही प्रतिकर्षित जो बल है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है कि जो डी ऑर्बिटल है वो विघटित हो जाए, स्प्लिट हो जाए 2 पार्ट में, और वो देखेंगे कैसे T2G और EG में और E और T2 में स्प्लिट होता है, ठीक। स्प्लिटिंग जस्ट अगला ही कंसेप्ट है, पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ लिगेंड इज पार्टिकुलरली मार्क्ड ऑन D इलेक्ट्रॉन and it depends upon their number, arrangement around the cation and nature of ligand. These factors are determined by crystal field. That means कितने डी पे लिगेंड जुड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, वो डिपेंड करेगा कि कितना भैया आपके सेंट्रल एटम का साइज है, कितने लिगेंड उससे जनरली जुड़ सकते हैं, और उसको डिफाइन करती है जनरली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कि आगे देखेंगे। फिर इसके बाद
डिफरेंट क्रिस्टल फील्ड विल हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन रिलेटिव एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल। इसको भी समझाऊंगा, इसी के बेसिस पे ये जो पॉइंट है, इसी के बेसिस पे कंसेप्ट समझ में आएगा हमें वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का। बस बुक के एक बार सारे पॉइंट को मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूं कि बुक में क्या पॉइंट लिखे हैं, और इन पॉइंट्स को जब आप दोबारा से पढ़ेंगे, जब थ्योरी आगे तक पढ़ा दूंगा उसके बाद दोबारा से इन पॉइंट को पढ़ के देखना और खुद से क्वेश्चन पूछना कि थ्योरी पढ़ने के बाद क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे कि नहीं। मुझे पता है अभी आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहे, बस आपको शुरू के ये 4 या 5 पॉइंट समझ में आए, छठा सातवां पॉइंट में क्या लिखा है आपको बिल्कुल अभी समझ में नहीं आया। हालांकि सीएफटी अगर आपको पहले से आती है, 12th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक। 8, there is no interaction between metal orbital and Lagrange orbital, that is it does not consider any orbital overlap। ऑर्बिटल का कोई ओवरलैप नहीं होता है यहाँ पे। चलिए समझेंगे इसको। अगला, metal complexes can be explained in terms of transition of electrons between various d orbital at different energy। that means कलर वगैरह जो है ये डिपेंड करेगा कि कितनी एनर्जी है, उसी के बेसिस पे कलर देखने को मिलेगा। क्या है ये सब कंसेप्ट, जब स्प्लिटिंग पढ़ाऊंगा तब एनर्जी के बेसिस पे जरूर बताऊंगा कि क्या है इसका कलर का कंसेप्ट। नेक्स्ट, the magnetic properties can be explained in terms of splitting of d in different crystal। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो एक्सप्लेन करी जाती है डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग पे, वो भी देखेंगे कैसे। 9 पॉइंट, the theory also explain in terms of crystal field stabilization energy and why certain metal complex favor certain geometries rather than अलग। तो किसी में किस तरह की ज्योमेट्री क्यों होती है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट, बहुत देर से मैं बोल रहा हूं कि अब समझेंगे, तो आपका इंतजार खत्म करते हैं। बुक के सारे पॉइंट्स मुझे एक बार रीड करने थे, इसलिए अभी मुझे पता है जैसे मैंने रीड करे तो आपको कुछ नहीं समझ में आया इसमें। जिन्होंने सीएफटी थोड़ी बहुत पढ़ी है उनको समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज 5th पॉइंट के बाद तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया क्या इसमें लिखा है। उसको समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। CFSE इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अगला टॉपिक, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो कैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। एक बार मुझे बता दीजिए, क्या क्लास में सभी हैं? बहुत देर से सन्नाटा सा है क्लास में, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा क्लास में मैं हूं या आप हैं या नहीं है। प्लीज एक बार जल्दी से बता दीजिए, क्या मेरी वॉइस आ रही है सभी को? क्या सभी को समझ में आ रहा है जो पढ़ाया जा रहा है? जी भैया। चलिए तो पढ़ते हैं टॉपिक्स जो है CFSE इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। CFSE इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो कैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में CFSE निकाली जाती है। चलिए ऑक्टाहेड्रल के लिए जरा कंसेप्ट को समझते हैं। ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। दैट मींस मेटल से 6 लिगेंड जुड़े होते हैं। कोऑर्डिनेशन संख्या का मतलब होता है कि उसके नियरेस्ट नेबर कितने हैं, उसके पड़ोसी कितने हैं। 6 लिगेंड उसके पड़ोसी हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। अब जो बात बता रहा हूं पूरा फोकस 100% यहीं पे रखना कि ऑक्टाहेड्रल के केस में आपके पास आपकी कॉपी है, उस कॉपी जनरली वो रेक्टेंगुलर होती है, बट उसको एक स्क्वायर कॉपी मान के चलिए। कोई बात नहीं, आप उसको रेक्टेंगल ही फिलहाल मान लीजिए, बट कंडीशन स्क्वायर वाली होनी चाहिए। आपके कॉपी के बिल्कुल सेंटर पे आपने मेटल को रखा है, कॉपी के चारों कॉर्नर्स पे आपने लिगेंड को रखा है। जरा ध्यान से समझ लेना, कंसेप्ट सारा यहीं से समझ में आएगा। कॉपी के चारों कॉर्नर पे, भाई कॉपी के 4 ही कोने हैं, ठीक। कॉपी के चारों कॉर्नर पे 4 लिगेंड है, मेटल सेंटर पे है, मेटल से जोड़ने 6 लिगेंड, तो बचा हुआ एक लिगेंड कॉपी से ऊपर की तरफ, दूसरा लिगेंड कॉपी से नीचे की तरफ। ध्यान से समझना, ये आपकी कॉपी का एक बेस है, ये कॉपी का एक बेस है। कॉपी के बेस पे 4 लिगेंड चारों कॉर्नर पे, मेटल सेंटर के एटम पे, मतलब मेटल बिल्कुल सेंटर पे, एक लिगेंड कॉपी से ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर टू द कॉपी, एक लिगेंड कॉपी के नीचे की तरफ परपेंडिकुलर टू द कॉपी। तो मेटल से 6 लिगेंड जुड़ गए। आप सभी लिगेंड को चेक करना, अगर एक स्क्वायर मान के चल रहे हो कॉपी को, तो आप जानते हैं स्क्वायर में सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर में जो डायगोनल होते हैं वो भी 90 डिग्री पे टच करते हैं। ये लिगेंड इस लिगेंड के परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री पे है, नीचे वाला लिगेंड भी परपेंडिकुलर है, सभी 90, मतलब जितने भी मेटल लिगेंड हैं सब आपस में 90 डिग्री पे कनेक्टेड है। इतना मुझे क्लियर मिल गया, ठीक है, इतना मुझे क्लियर आइडिया मिल गया। चलिए क्लियर मिल गया तो क्या समझ में आया, लिख देता हूं यहाँ पे इन ऑक्टाहेड्रल, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अष्टफलकीय में ऑक्टाहेड्रल में मेरे सारे मेटल लिगेंड के जो बॉन्ड हैं वो 90 डिग्री पे हैं। मेटल लिगेंड के बॉन्ड सभी के सभी 90 डिग्री पे हैं, ठीक है। इतनी बात आई थिंक मुझे क्लियर हो गई है। इसके बाद इसको ऑक्टाहेड्रल क्यों कहा जा रहा है तो उसको जरा समझना। भाई ये कॉपी का बेस मैं डॉटेड से बना देता हूँ, ठीक है। ये कॉपी का बेस, ये कॉपी का बेस, ये आपकी कॉपी है। एक लिगेंड ऊपर है, एक लिगेंड नीचे है।
फिर भी किसी को अगर ऐसे ना समझ में आए, कोई बात नहीं बच्चों, एक बार आप मुझसे अलग से इस चीज को, और सॉरी फॉर दैट, आप मुझसे अलग से इस चीज को पूछ लेना। ओके, वही पेज खुला, ठीक है। आप मुझसे अलग से ये चीज दोबारा से पूछ लेना, नो प्रॉब्लम, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ, समझने की कोशिश यही करें। ज्यादातर बच्चे जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनको ये कंसेप्ट ऑलरेडी पता है कि अगर मैं इस लिगेंड को, जो इस कोने वाला लिगेंड है, इसको टॉप वाले लिगेंड से जोड़ूं और इस वाले लिगेंड से जोड़ूं, तो आप देखेंगे एक ट्राइंगुलर फेस मिल गया, एक ट्राइंगल आपको मिल रहा है। सिमिलरली यदि आप इसको 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 जोड़ें तो एक ट्राइंगल आपको आगे मिल गया। ऐसे ही आप इसको जोड़ दीजिए, एक ट्राइंगुलर फेस ऐसे मिल गया, और एक ऐसे ही ट्राइंगुलर फेस पीछे वाले लिगेंड्स को ऐसे जोड़ के मिल रहा होगा। तो आपको फोर ट्राइंगुलर फेसेस मिल रहे हैं, त्रिभुजीय फलक मिल रहे हैं, 4 त्रिभुजीय फलक, दैट मींस 4 ट्रायंगुलर फेसेस आपको मिल रहे हैं। 4 ऊपर मिल रहे हैं, और ऐसे ही मैं नीचे वाले लिगेंड्स को जोड़ दूं तो देखो 4 ऐसे ही नीचे मिलेंगे, एक इधर और एक के पीछे। हालांकि थोड़ा खिचड़ी सी बन गई है, बट समझने की कोशिश करना। 4 ट्रायंगुलर फेस ऊपर मिल रहे थे, वो तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही 4 ट्रायंगुलर फेस नीचे मिल रहे हैं, तो 4 ट्रायंगुलर फेस ऊपर और 4 ट्रायंगुलर फेस नीचे, तो भैया हेड्रन का मतलब जो होता है, ऑक्टा मतलब हो गया 8, और जो हेड्रल वर्ड है ये हेड्रॉन से मिलकर बना होता है, और हेड्रॉन का मतलब मैथमेटिक्स में होता है फेसेस, तो ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है 8 फेसेस वाला। तो ध्यान रखना, टेट्राहेड्रल का मतलब 4 फेसेस वाला। हालांकि ये खुशकिस्मती है कि टेट्राहेड्रल में लिगेंड भी 4 होते हैं, फेसेस भी 4 होते हैं, बट ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड 6 होते हैं, बट उनके जो फेस हैं, फलक हैं, जो त्रिभुजीय फलक हैं, ये वाला सिमिलरली बैक वाला, 4 ऐसे ऊपर 4 ऐसे नीचे, तो जो उसके त्रिभुजीय फलक होते हैं ये कितने होते हैं, 8 होते हैं, इसलिए इसको ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय कहा जाता है। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए हमने 2 बात समझी। पहली बात कि ऑक्टाहेड्रल में मेटल लिगेंड के जितने भी बॉन्ड हैं ये सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। दूसरा, अष्टफलकीय इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस पे 8 फेसिस हैं, लिगेंड 6 ही होने वाले हैं। बहुत कंफ्यूजन तो इसीलिए रहती है कि ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड कितना, लिगेंड 6 है, फिक्स है, 8 फेस है, ऑक्टा का मतलब 8 और हेड्रन का मतलब फेसिस, अष्टफलकीय है। ठीक, आगे समझते हैं कहानी को। अब मुझे समझ में आया सभी मेटल लिगेंड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो लेट अस से मैं इस वाली एक्सिस को, जब ये परपेंडिकुलर तो है एक दूसरे के, और स्ट्रेट लाइन खींचूंगा तो 180 हो जाएगा, तो लेट अस से ये एक्स एक्सिस मान लो। इस वाले लिगेंड को, ऑब्वियस बात है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो हैं, तो एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और आपको पता है एक्स वाई जेड तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आपने ये जनरली मैथमेटिक्स में पढ़ा ही है, एक्स परपेंडिकुलर होता है वाई के, वाई परपेंडिकुलर होता है जेड के। अगर आपने बायो वाले स्टूडेंट्स भी हैं तो इस चीज को तो जनरली आपने बचपन में पढ़ा था, एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। सिमिलरली अगर एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो जेड एक्सिस भी इसके परपेंडिकुलर होती है। तो मुझे एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता है यहाँ पे कि यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल के केस में जितने भी मेटल और लिगेंड्स के बॉन्ड होंगे, जितने भी मेटल और लिगेंड्स के बॉन्ड होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मेटल डैश लिगेंड, इनके सभी बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर होने के साथ साथ वो किसी ना किसी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। दैट मींस आपने देखा 6 मेटल लिगेंड बॉन्ड है, तो एक मेटल लिगेंड बॉन्ड और एक मेटल लिगेंड बॉन्ड एक एक्सिस पे लाई कर रहा है, जिसको मैं एक्स एक्सिस कह रहा हूं। ऐसे ही दूसरा वाला वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ऐसे ही तीसरा वाला जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है, और ये सभी आपस में परपेंडिकुलर हैं। इतनी बात मुझे क्लियर होनी चाहिए कि मेटल लिगेंड बॉन्ड इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लाइज एट each axis, that means 2 bond lie at each axis, एक x पे, एक y पे, एक z पे। इतना कंसेप्ट मुझे समझ में आना चाहिए। अब है क्या, एक टाइम ऐसा होगा कि मेटल जब अपने कुछ प्लस चार्ज को लेके लेट अस से स्पेस में घूम रहा होगा, तो लीगेंड बेचारे ढूंढते ढूंढते कहीं ऐसे ही लीगेंड घूम रहे होंगे। एक पे प्लस चार्ज कहीं घूम रहा है, एक लीगेंड पे माइनस चार्ज कहीं घूम रहा है, इनकी मर्जी है कहीं भी घूम ले, बट जनरली मेटल पे कुछ प्लस चार्ज है, लिगेंड पे कुछ माइनस चार्ज है, घूम रहे हैं स्पेस में। ये धीरे धीरे एक दूसरे के पास आने लगे, घूमते घूमते एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते कि मेरे को तो तेरी जरूरत थी क्योंकि तेरे पे है माइनस चार्ज और मेरे पे है प्लस चार्ज। माइनस और प्लस है तो हमारे बीच में होने लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, विद्युत स्तरीय आकर्षण। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होने लगेगा, और ये इंटरेक्शन की चाह में मैं कब से घूम रहा था, तुझे ढूंढ रहा था दर बदर, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की चाह में मैं तुझे ढूंढ रहा था, और जैसे ही एकदम से एक दूसरे के पास आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जितने भी चार्ज पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, विद्युत क्षेत्र डालना शुरू करेगा एक दूसरे पे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये मेटल और लिगेंड एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो जाएंगे, क्लोज आना शुरू होंगे। अच्छा, क्लोज आना शुरू होंगे, इंटरेक्शन होगा तो इनके बीच में बॉन्डिंग होना शुरू हो जाएगी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से जो बॉन्डिंग होती है वो आयनिक बॉन्डिंग होती है, आयनिक बंध बनता है। तो कैसा बंध बनता है, आयनिक बंध बनता है। तो मेटल पे प्लस, लिगेंड पे माइनस, जनरल केस, या फिर लिगेंड पे लोन पेयर,
घूम रहे हैं, दर बदर ढूंढ रहे हैं, ढूंढा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन करा, क्लोज आए, बॉन्डिंग करा, बॉन्डिंग जो है आयनिक देखने को मिला। और यही तो हमने पढ़ा था आपके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कि जो मेटल है, लिगेंड है, उनके बीच का जो बॉन्डिंग होगा वो प्योरली आयनिक होगा। तो बुक की स्टडी इसलिए कराई थी कि ये चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा नहीं था कि बुक पढ़ के बस हमें खत्म करना है, हमें कंसेप्ट को भी समझना है, क्योंकि एग्जाम में हमें रट के नहीं जाना है। ट्यूशन पढ़ने का फायदा क्या अगर रट के गए, ठीक? तो कंसेप्ट्स को समझिए, क्योंकि आपको इस साल तो थोड़ी आसानी है कि आपको बस टिक करना है, टिक करके आना है। तो टिक करने के लिए कंसेप्ट दिमाग में कहीं ना कहीं है। तो कई बार तो कहते हैं ना, अगर फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आया तो उसको भी ऑप्शन देख के ही आप टिक कर दोगे, ठीक है? चलिए खैर, तो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग है। ओहो, एक मिनट, ये कैसे छोटा होगा? ओके, ठीक है, ठीक है जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हुआ, आयनिक बॉन्ड बन गया, इतनी बात समझ में आती है। अब जरा कहानी को समझना कि जब 6 लिगेंड आएंगे मेटल के पास, तो ये ऑक्टाहेड्रल पोजीशन में आना शुरू होंगे। अब जरा समझना कि ऑक्टाहेड्रल पोजीशन क्या होती है। ये मेटल है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में छोड़ के बैठा है, हर डायरेक्शन में छोड़ के बैठा है। ये लिगेंड, ये क्या कहेगा, भाई तू बेशक हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़, मैं भी हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ूंगा, बट मैं क्या चाहूंगा कि मैं 6 लिगेंड लेके आ रहा हूं, मैं अपने 6 भाइयों को लेके आ रहा हूं तेरे से इंटरेक्शन कराने के लिए। 6 भाइयों को लेके आ रहा हूं तेरे से इंटरेक्शन कराने के लिए। अगर मुझे तेरे से इंटरेक्शन कराना है, 6 भाइयों को लेके आ रहा हूं, अगर 6 भाइयों की कहानी है, तो मुझे ये 6 भाई को इक्वल डिस्टेंस पे रखने पड़ेंगे, क्योंकि सभी लिगेंड पे माइनस चार्ज होता है। और आपको पता है, अब सेम चार्ज हमेशा रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षण करेगा एक दूसरे का। और रिपल्सन करेगा, तो ये लिगेंड भी चाहेंगे कि मैं सभी से निश्चित दूरी बना के रखूं, हम सब एक दूसरे से जो है निश्चित दूरी बना के रखें। सब आपस में सलाह करते हैं, और लिगेंड आपस में सलाह करते हैं मेटल से कि हम सब निश्चित दूरी पे रहेंगे, और तेरे से जो हमारी निश्चित दूरी होगी वो करेक्ट 90 डिग्री पे होगी, क्योंकि मेटल पे है प्लस चार्ज। तो भाई तेरे से जो निश्चित दूरी है हमारी, वो ऑब्वियस बात है 90 डिग्रीज पे होगी। और जब ये निश्चित दूरी हमने तय कर ली कि हम 90 डिग्रीज पे जब रहेंगे, तो हमारा रिपल्सन, हमारा प्रतिकर्षण कम होगा, और हम किसी ना किसी एक्सिस पे आ रहे होंगे। हम या तो एक्स एक्सिस पे आ रहे होंगे या वाई एक्सिस पे आ रहे होंगे। चलिए, इतनी बात समझ में आई। अब जो हम ये कॉम्प्लेक्स वाली थ्योरी पढ़ रहे हैं, जो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वाली थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये जनरली किन के लिए पढ़ रहे हैं? ये हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए पढ़ रहे हैं। किन के लिए पढ़ रहे हैं? ये हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स ये जो मेटल है जो फंस रहा है इन लिगेंड्स के बीच में, ये कहीं ना कहीं डी ब्लॉक का मेटल है, डी ब्लॉक का मेटल है। अगर ये डी ब्लॉक का मेटल है, तो जरा समझिए इसके पास डी वाले ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालता हूं, तो जब मैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करूंगा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा जिस ऑर्बिटल में आएगा वो उस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। तो डेट मींस जब डी ब्लॉक के एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करी होगी, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में आया होगा, डी सेल में आया होगा, तो डी ऑर्बिटल में आया होगा। और डी ऑर्बिटल में आया है, तो हमने कल पढ़ा था कि डी के तो 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी के तो 5 ऑर्बिटल होते हैं। और लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, इनकी वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट होती है, दे हैव द वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, दे हैव द वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। तो इनकी अलग अलग भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो अगर इनकी भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था है, तो डेट मींस ये डी के बहुत सारे ऑर्बिटल्स में एक साथ कंसीडर किए जा सकते हैं। तो ये 5 ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, कल आपको पढ़ाया था, जिसमें से 3 आपने पढ़ा था बिटवीन द एक्सिस होते हैं, समझिएगा जरा, बिटवीन एक्सिस होते हैं। और बचे हुए 2 ये ऑन द एक्सिस होते हैं, एक्सिस पर होते हैं। 3 बिटवीन द एक्सिस, 2 ऑन द एक्सिस। तो ये आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ध्यान रखना, 5 हो गए बिटवीन, 5 में से 3 हो गए बिटवीन द एक्सिस, 2 हो गए ऑन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस वाले कोई जल्दी से बताएगा कौन से ऑर्बिटल हैं जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं? इट इज डी एक्स वाई, डी डी वाई जेड, यस वेरी गुड, डी जेड एक्स। और दूसरा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये आपके ऑन द एक्सिस होते हैं। अब जरा समझना कहानी को, बिटवीन द एक्सिस का मतलब क्या था, कल की क्लास को याद करिए। बिटवीन द एक्सिस का मतलब था कि एक एक्सिस, ये दूसरी एक्सिस, ये मान लो एक्स है, ये वाई है, ऑर्बिटल के जो लोब्स होंगे ये एक्सिस के बीच में होंगे, ऐसे। इस पे ये प्लस फेज, ये प्लस फेज, ये माइनस फेज, ये माइनस फेज। तो इट इज द डी एक्स वाई। ये कौन सा है? डी एक्स वाई है, ध्यान में रखना, इट इज द डी एक्स वाई ऑर्बिटल। चलिए, इतनी बात समझ में आती है, बहुत अच्छी बात है। आगे समझते हैं ऑन द एक्सिस वाले कौन से हैं। यही यहाँ पे हम ऑक्टाहेड्रल के केस में समझना है कि ऑन द एक्सिस वाले कौन से हैं। जल्दी से हम इनको पहचानते हैं। ऑन द एक्सिस वाले होते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हालांकि सॉरी फॉर दैट, यस। तो ओहो, ठीक है, दोबारा से बना देता हूं। तो समझते हैं, हालांकि कल हमने ऑर्बिटल्स की शेप बनाई थी,
ये x, ये y, ये इसका प्लस लोब, ये प्लस लोब, ये माइनस लोब, ये माइनस लोब, तो ये ऑर्बिटल होगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये जो है याद करिए, इसमें एक x एक्सिस और एक y एक्सिस, z एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ओहो, यहाँ पे राइट ही नहीं हो पा रहा, चलिए कोई बात नहीं, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये है dz स्क्वायर। अब जरा देखिए, ये जो ऑन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल हैं, ऑन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल हैं, अब इनकी कहानी को भी जरा सा समझिएगा। डी ब्लॉक में आपके जनरली इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वाला ऑन द एक्सिस पे होंगे, इनके लोब एक्सिस पे होंगे। अच्छा, अब ये है तो डी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है तो ऑर्बिटल। और याद करिए ऑर्बिटल क्या थे? ऑर्बिटल आर द थ्री डायमेंशनल वेव फंक्शन इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिटल जो है इलेक्ट्रॉन का घर है, सिंपल वे में इलेक्ट्रॉन हाउस, इलेक्ट्रॉन का घर है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन यहां पाए जाते हैं। तो जरा समझिए कि डी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ये ऑन द एक्सिस हैं, एक्सिस पर हैं। अगर ये एक्सिस पे हैं तो हमने देखा लिगेंड्स भी मेटल के साथ जब जुड़ रहे हैं इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, तो ये एक्सिस पे प्रेजेंट है, एक्स वाई और जेड एक्सिस पे प्रेजेंट है। तो कहीं ना कहीं मुझे क्लियर होता है कि मेटल और लिगेंड जब आपस में इंटरेक्ट होंगे तो हमने देखा एक्सिस से इंटरेक्ट होंगे, और जो मेटल के एक्सिस वाले लोब्स होंगे या ऑर्बिटल्स होंगे उन्हीं में रिपल्सन होगा। क्योंकि अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले एक थ्योरी पढ़ी थी और उस थ्योरी में एक पॉइंट पढ़ा था कि देयर इज रिपल्सन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। तो मेटल के इलेक्ट्रॉन लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सन करेंगे, और ये सही केस भी है भाई, क्योंकि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जनरली मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड जब बनता है, ये हमने बीएससी फर्स्ट ईयर से पढ़ा था कि जब बॉन्ड बनता है तो एक एटम होगा, ये कहीं हवा में घूम रहा होगा, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है N, और ये इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ये दूसरा एटम होगा, ये इसका न्यूक्लियस है N, और इसके चारों तरफ इसका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा, कहीं हवा में घूम रहे होंगे, है ना, कहीं भी हवा में घूम रहे होंगे। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका न्यूक्लियस जैसे ही क्लोज में आएंगे एक दूसरे के, तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को भी तरफ खींच रहा होगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को भी तरफ खींच रहा होगा, इनके बीच में एक बढ़िया सा बॉन्ड बन जाएगा, इनके बीच में एक बढ़िया सा बॉन्ड बन जाएगा। आप जानते हैं जब यहाँ बॉन्ड बन रहा होगा तो यहाँ इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो जरा समझिए, अब ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, बॉन्ड बन गया, बट ये न्यूक्लियस भी तो क्लोज आ गए, ये आपस में रिपल्सन भी तो कर रहे होंगे। तो बॉन्ड बनने की प्रोसेस में अगर अट्रैक्शन होता है तो ध्यान रखिए साथ के साथ रिपल्सन होता है, और अट्रैक्शन और रिपल्सन में अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन से ज्यादा होना चाहिए, दैट मींस इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, तभी ये बॉन्ड बन पाता है। तो सिमिलर कहानी यहां भी है कि मेटल और लिगेंड कई हवा में थे, एक दूसरे से बहुत परे थे, तो इनके बीच में अभी कोई अट्रैक्शन नहीं था, पास आए तो मेटल और लिगेंड अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। मेटल और लिगेंड, मेटल ने कहा भाई लिगेंड में तेरे को जोड़ देता हूं, बट लिगेंड ने कहा सभी पे मेरे पे सभी पे माइनस चार्ज है, तो मेरे को एक निश्चित दूरी पे रहना जरूरी है। तो यहां देखा गया कि लिगेंड ने एक दूसरे से बात करी और ये कहा कि मैं एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो जाऊंगा तो मेरा रिपल्सन मिनिमाइज हो जाएगा, इक्वल सब एक दूसरे के बराबर दूरी पे होंगे, रिपल्सन मिनिमाइज हो जाएगा। तो ऐसे केस में ये हुआ कि मेटल और लिगेंड, जितने भी लिगेंड्स हैं वो मेटल के एक्सिस पे आना शुरू हो गए। दैट मींस एक को मैं एक्स मान रहा हूं, एक्सिस पे आना क्या शुरू है, इसको खुद ही मानने लग गए कि एक जो है एक्स एक्सिस पे लिगेंड है, वाई एक्सिस पे लिगेंड है, जेड एक्सिस पे लिगेंड है। तो हमने समझा कि मेटल का जो एक ऑर्बिटल है, लेट अस से ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये मेटल डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो डी ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है उसके जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, ये ऑन द एक्सिस होता है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसके लोग डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला कहां पे है, एक्सिस पे प्रेजेंट है। दैट मींस मेटल के इस ऑर्बिटल में, क्योंकि ये भी ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, लिगेंड जिस पे माइनस चार्ज है उस पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे ही ये दोनों एक दूसरे क्लोज आएंगे तो इनके बीच में रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा, इनके बीच में रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा। अट्रैक्शन तो था क्योंकि मेटल पे प्लस लिगेंड पे माइनस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, रिपल्सन भी होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है मेटल का और लिगेंड का आपस में रिपल करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, जनरली माइनस चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो अब ये चेक करना है कि इस रिपल्सन की वजह से होता क्या है। तो जरा देखिए, ये होता है एनर्जी। एनर्जी सबसे पहले आपको पता है डी के 5 ऑर्बिटल हैं, इनकी कुछ एनर्जी होगी, जब तक ये किसी से नहीं जुड़ रहे थे, ना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ना ही फोर्स ऑफ रिपल्सन था, तो ये आपस में खुश थे। तो ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल हो गया, ये डी वाई जेड हो गया, ये डी जेड एक्स हो गया, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और ये डी जेड स्क्वायर हो गया। फिर एक टाइम ऐसा आया कि ये हवा में घूम रहा था, किसी के साथ अट्रैक्शन कर रहा था, अट्रैक्शन करने लग गया, ये लिगेंड आया, लिगेंड मेटल से आके जुड़ गया। फिर उसके बाद जैसे जैसे लिगेंड मेटल के आगे आगे जुड़ने लग गया
तो यहाँ पे उनके ऑर्बिटल्स के बीच में रिपल्सन हुआ, जिस रिपल्सन की वजह से हमने बोला था कि जो मेटल है वो उसके जो डी ऑर्बिटल हैं या डी ब्लॉक के जो ऑर्बिटल्स हैं वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएंगे, जिसमें से एक लोअर वाला पार्ट होगा जिसको हम T2G कहेंगे और एक हायर वाला पार्ट होगा जिसको हम EG कहेंगे। अब इस EG की कहानी को समझिए कि इसमें जो ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं वो dx² - y² और dz² है। दैट मींस ये वो ऑर्बिटल हैं जो एक्सिस पे आ रहे थे, ऑन द एक्सिस पे आ रहे थे। और लिगेंड भी कहां से आ रहा था? लिगेंड भी एक्सिस से आ रहा था। तो ऑब्वियस बात है, लिगेंड जब ऑक्टाहेड्रल केस में एक्सिस से आ रहा था तो एक्सिस वाले ऑर्बिटल से रिपल्सन करेगा। और आपको पता है जब भी रिपल्सन होता है तो ऊर्जा में हमेशा इंक्रीज होता है, देयर इज इंक्रीज इन एनर्जी ऑन रिपल्सन। तो आपने एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम बनाया, एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम बनाया। जब मेटल लिगेंड का इंटरेक्शन हुआ, इंटरेक्शन होने के बाद जब वहां पे मेटल का जो है डी ऑर्बिटल, कौन सा वाला डी ऑर्बिटल? ऑन द एक्सिस वाला डी ऑर्बिटल, जब लिगेंड के साथ इंटरेक्ट होना शुरू हुआ तो मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हुआ, जिसकी वजह से उसके जो ऑन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी हाई हो गई। तो जरा बताइए, ऑन द एक्सिस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? केवल 2 ऑर्बिटल होते हैं, जो कि dx² - y² होगा और dz² होगा। और जो बचे हुए बिटवीन द एक्सिस वाले हैं उनमें रिपल्सन कम देखने को मिलेगा, इसलिए उनकी एनर्जी कम हो गई। आई थिंक इतना सभी को क्लियर होगा। प्लीज एक बार जल्दी से बताइए, इट इज क्लियर टू ऑल और नॉट? क्या यह सभी को क्लियर है या नहीं? नहीं है तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। जल्दी से बताइए, फास्ट। इट इज क्लियर? हाँ जी भैया। हाँ जी, कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? चलिए, तो जिस सेंटर से ये दो पार्ट में स्प्लिट हुए हैं इसी को बैरी सेंटर कहा जाता है। ध्यान में रखना, दिस सेंटर इज कॉल्ड बैरी सेंटर। ये भी आपके एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि व्हाट इज बैरी सेंटर। तो बैरी सेंटर वो है जहां से डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होना शुरू हो जाती है एक लोअर पार्ट में जिसको हम T2G और अपर पार्ट में इसको EG कहते हैं। अब ये T2 का भी महत्व है। ये T2, ये T क्या है? T इज कॉल्ड ट्रिपली डीजेनरेट। ये तो T का मतलब है, ठीक। अब ये G क्या है? G क्या है इसको भी समझेंगे, बट पहले समझते हैं ट्रिपली डीजेनरेट। ट्रिपली का मतलब है यहाँ पे 3 ऑर्बिटल हैं, dxy, dyz, dz, 3 है। डीजेनरेट का मतलब होता है तीनों की ही एनर्जी सेम है। देख रहे हो कि ये सेम एनर्जी लेवल पे है, सेम लेवल ऑफ एनर्जी। एनर्जी लेवल क्या है? सेम है, एनर्जी लेवल सेम है। तो दैट मींस dxy, dyz, dzx तीनों ही सेम एनर्जी लेवल पे हैं, तीनों की एनर्जी में डिक्रीज हुआ है क्योंकि तीनों ही बिटवीन द एक्सिस हैं। क्योंकि मेटल का जो लिगेंड है इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वो XYZ एक्सिस से आ रहा था, तो दैट मींस जब लिगेंड आएगा तो मेटल के ऑन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल से रिपल्सन करेगा, जिसकी वजह से ऑन द एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी। और उनकी एनर्जी हाई वो कौन से ऑर्बिटल होंगे? दीज आर द dx² - y² एंड dz²। बोथ द ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट एट द एक्सिस। ये दोनों ऑर्बिटल जो हैं ये एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे E का मतलब होता है डबली डीजेनरेट। E इज कॉल्ड डबली डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब होता है बच्चों जिसकी समान ऊर्जा, सेम ऊर्जा होती है, सेम एनर्जी होती है। तो E इज कॉल्ड डबली डीजेनरेट। तो देख सकते हो 2 ऑर्बिटल हैं, डबल ऑर्बिटल हैं, dx² - y² और dz², और इनकी दोनों की एनर्जी क्या है? सेम है। वैसे डीजेनरेट का मतलब और भी बहुत कुछ होता है। वैसे डीजेनरेट का मतलब और भी होता है, वो क्या कि डीजेनरेट के केस में एनर्जी सेम होती है। ध्यान रखना, एनर्जी सेम होती है बट उनकी स्टेट अलग अलग होती है। स्टेट इज डिफरेंट, अवस्थाएं उनकी अलग अलग होती हैं। यहाँ अवस्थाओं का मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस नहीं है। स्टेट का मतलब है कि अगर एक एक्स वाई एक्सिस पे है, देखो डी का एक ऑर्बिटल एक्स वाई पे है तो दूसरा वाई जेड में है, तीसरा जेड एक्स में है, तो तीनों अलग अलग स्टेट में है बट उन तीनों की एनर्जी सेम है, सेम एनर्जी लेवल पे तीनों के तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं डब्ल्यू डी जनरेट की, तो डब्ल्यू डी जनरेट का मतलब भी सेम है। 2 ऑर्बिटल हैं, दोनों के दोनों डी जनरेट है, दोनों की एनर्जी देखो सेम लेवल ऑफ एनर्जी पे है बट दोनों की स्टेट अलग अलग है। एक एक्स वाई स्टेट में है और एक जेड स्टेट में है। तो ध्यान रखना यहाँ पे डी जनरेट का मतलब है एनर्जी सेम रहना बट उनकी स्टेट अलग अलग होना। तो यहाँ पे ये वर्ड इसलिए यूज करा गया है डब्ल्यू डी जनरेट और ट्रिपली जनरेट। आपसे एग्जाम में जनरली ये पूछा जा सकता है कि डब्ल्यू डी जनरेट ईजी का मतलब क्या है, डब्ल्यू डी जनरेट, ट्रिपली जनरेट, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे जनरली पूछे जा सकते हैं। तो आई थिंक आपको स्प्लिटिंग इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल समझ में आया होगा। अभी मुझे और भी बहुत कुछ समझाना है, जैसे यहाँ पे जी वर्ड है जीराड। आई थिंक टाइम भी ओवर होने वाला है, चलिए मैं लास्ट जीराड आपको और समझा देता हूँ। हालांकि इसमें कल भी चर्चा, मतलब नेक्स्ट क्लास में भी चर्चा करूंगा। तो एक चीज और बता देता हूँ, क्लास का मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे आपकी इन डेज में क्लास होगी 7 PM। कोशिश सभी करेंगे लाइव क्लास ज्वाइन करने का। रिकॉर्डेड एक बस सब्स्टिट्यूट है, कई बार होता है कि भाई हमारा नेटवर्क पुअर आ रहा होता है तो हम क्लास में ज्वाइन नहीं हो पाते, या फिर क्लास पूरी हमारी कट कट के निकल जाती है क्योंकि नेटवर्क पुअर आ रहा होता है।
तो ये इसका सब्स्टिट्यूट है, इसका नहीं कि भैया क्लास तो चल ही रही है, भैया तो अपने टाइम पे क्लास दे ही रहे हैं, हम देख लेंगे। ये देख लेंगे वाला सीन मत करिए, पिछले साल भी आप ये काम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो प्लीज इस काम को मत करिए। शुरू से ही मेहनत करिए, फोकस करिए। यहाँ अगर आपको 1 घंटा पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता उसे घर से पढ़ने में आपको आधा घंटा भी लगेगा, ठीक है ना। तो रिवाइज डेली करिए। 4 दिन तो पढ़ा रहा हूँ, 4 दिन ही रिवाइज करने को कह रहा हूँ भाई, इससे ज्यादा तो मैं आपको टाइम देने को कह ही नहीं रहा। 4 दिन आप वीक में पढ़ रहे हैं, 4 दिन ही प्लीज रिवाइज कर लीजिए, इतना मेरे पे मेहरबानी आप कर लीजिए, ठीक है ना। तो अब मैंने बोला यहाँ पे T2G है, EG है, तो यहाँ पे जो G वर्ड यूज हुआ है इसको क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं जीराड, इसको कहते हैं जीराड। ये जीराड का मतलब होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। दैट मीन्स एक ऐसा सेंटर जो सिमेट्रिकल हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं, मैं एक्स डायरेक्शन में 2 किलोमीटर चल रहा हूं, एक्स माइनस डायरेक्शन में भी 2 किलोमीटर चल रहा हूं, हालांकि -2 होगा बट 2 किलोमीटर चल रहा हूं, बट मैं सेंटर पे खड़ा हूं। इससे चाहे मैं इधर 2 किलोमीटर जाऊं, इधर 2 जाऊं, दैट मीन्स ये सेंटर ऐसा है जिससे जिस भी डायरेक्शन में जाऊं मैं इक्वल अमाउंट चला हूं, सिमेट्रिकल चला हूं, तो इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे एस ऑर्बिटल पूरा गोल होता है, उसका एक फेज या तो प्लस होगा पूरा का पूरा या माइनस होगा। दैट मींस सेंटर पे खड़ा हो जाऊं तो ऊपर की तरफ भी मुझे प्लस फेज ही मिलेगा, नीचे की तरफ भी मुझे प्लस फेज ही मिलेगा। अगर मैं पी ऑर्बिटल की बात करूं, याद करिए पी ऑर्बिटल में एक लोब प्लस बताया था, दूसरा लोब माइनस बताया था। तो मैं सेंटर पे खड़ा हूं, सेंटर से ऊपर जाऊंगा तो मुझे प्लस मिल रहा है, नीचे आऊंगा तो माइनस मिल रहा है, अपोजिट लोब मिल गए। दैट मींस यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसको हम यूजी बोलते हैं, अनजीराड। अगर मैं डी ऑर्बिटल में आऊं तो डी ऑर्बिटल की कहानी देखते हैं। हमने डी का ये ऑर्बिटल माना, लेट अस से ये और ये, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक बिटवीन द एक्सिस वाला मैंने माना एग्जांपल। तो इसका एक लोब प्लस होता है, एक लोब प्लस है, दूसरा ये माइनस लोब है, ये माइनस लोब है। मैं अगर सेंटर पे खड़ा हूं, इधर जाता हूं, देखिए सेंटर पे खड़ा हूं, यहाँ इधर की तरफ जाऊंगा तो प्लस लोब मिलेगा, और सेम नीचे आऊंगा तो भी प्लस ही मिलेगा, इधर जाऊंगा तो माइनस मिलेगा, सेम अपोजिट आने पे। दैट मींस ऐसा सेंटर जिसके आप सेंटर पे खड़े हो और अपोजिट 180 जाने पे, अपोजिट जाने पे 180 जाने पे सेम चीज मिल जाए, तो ऐसे सेंटर को हम सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो सिमिलरली डी ऑर्बिटल भी कैसा होता है, जीराड। तो हमने देखा एस ऑर्बिटल कैसा है, जीराड, पी ऑर्बिटल कैसा है, अनजीराड, डी ऑर्बिटल कैसा है, जीराड। सिमिलरली कह सकते हैं एफ ऑर्बिटल कैसा है, अनजीराड। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। तो जीराड का मतलब है जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। तो क्या ऑक्टाहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है? यस, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल देयर इज ऑलवेज अ सेंटर ऑफ सिमेट्री। मैक्सिमम होता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी अगर मेटल से सारे के सारे लिगेंड्स सेम जुड़े हों। फॉर एग्जांपल आप देखिए ये मेटल है, आपने कैसे बनाया था, आपने बनाया था कि मेटल है, कॉपी के चारों कॉर्नर्स पे आपने लिगेंड बनाए, एक लिगेंड आपने कॉपी से ऊपर परपेंडिकुलर रखा, एक कॉपी के नीचे जस्ट परपेंडिकुलर रखा। तो जरा देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ सेंटर पे, ऊपर जाऊंगा तो सेम लिगेंड मिलेगा, नीचे आने पे भी सेम लिगेंड मिलेगा, इधर जाऊंगा तो सेम लिगेंड मिलेगा, सेम अपोजिट आने पे भी सेम, इधर भी सेम, अपोजिट आने पे भी सेम। दैट मींस ऑक्टाहेड्रल के केस में अगर मेटल से 6 लिगेंड सेम जुड़े हैं तो हमेशा सेंटर ऑफ सिमेट्री रहेगी, और यदि सेंटर ऑफ सिमेट्री रहेगी तो यहाँ मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री को जी फॉर जीराड से कंपेयर करूंगा, जी फॉर जीराड से लिखूंगा। तो दैट मींस सेंटर ऑफ सिमेट्री इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी मे रिटर्न एज जी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो दैट मींस ऑक्टाहेड्रल के केस में हमेशा सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, इसलिए इसके ट्रिपली डीजेनरेट में जी लगाया जाता है और डबली डीजेनरेट में भी जी लगाया जाता है। ध्यान में रखना, उसके ट्रिपली डीजेनरेट में भी जी लगाया जाता है और डी डबली डीजेनरेट में भी जी लगाया जाता है। टी इज द ट्रिपली एंड ई इज द डबली डीजेनरेट। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। कल अभी देखो टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, टॉपिक पूरा होने में बहुत टाइम लगेगा, तो कल हम इसकी सीएफएससी निकालना और कुछ क्वेश्चंस भी इस पर ट्राई करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आज हमने समझा कि कैसे डी ऑर्बिटल में जितने भी मेटल लिगेंड होते हैं वो किसी ना किसी एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं। दैट मींस जो लिगेंड आएगा वो एक्सिस से आएगा, तो मेटल के एक्सिस वाले ऑर्बिटल के साथ वो रिपल्सन करेगा, और एक्सिस में जो ऑर्बिटल होते हैं वो dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर होते हैं, तो उनमें रिपल्सन होगा। तो उसकी जब भी रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, एनर्जी में राइज देखने को मिलता है। तो ऑब्वियस बात है जिनमें रिपल्सन हुआ उनकी एनर्जी इंक्रीज होते हुए दिखी, और जिनमें रिपल्सन नहीं हुआ उसकी एनर्जी में डिक्रीज होता हुआ दिखा। जिस सेंटर से ये इंक्रीज और डिक्रीज होते हुए दिखा है उसको हम बैरी सेंटर कहते हैं, इतना ध्यान में रखना। जिसमें से 3 ऑर्बिटल जो बिटवीन द एक्सिस वाले उनमें रिपल्सन नहीं होता है, इसलिए वो नीचे आते हैं, इसलिए उनको T2G ट्रिपली डीजेनरेट कहा जाता है। कई बार इसको रटने में ही हमें कंफ्यूजन हो जाता है, T2G नीचे था ऊपर था, अरे भाई इसको रटो ही मत, कंसेप्ट समझ लो पूरा कि हाँ भैया जब हमारा 2 लिगेंड थे उनकी एनर्जी हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि वो एक्सिस पे आते हैं, एक्सिस पे ऑब्वियस बात है वो दोनों ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, उनकी एनर्जी हाई होती है। तो 2 वाले को भैया ने बताया था T फॉर ट्रिपली, तो 2 वाले को EG कहते होंगे, तो EG वाले की एनर्जी हाई होती है। तो ऑब्वियस है कॉमन अंडरस्टैंडिंग से भी ये क्लियर हो जाता है, नहीं तो कंफ्यूजन इसी चीज में रहती है कौन सा T2G और कौन सा EG है। कंसेप्ट बता दिया है, कंसेप्ट को हमेशा लगाइए, याद करिए क्या पढ़ाया था, और कंसेप्ट लगा के ही याद करने की कोशिश करिए, नहीं कि बस
रट लिया तो बस ये बन गया, फिर बाद में भूल गया। कंसेप्ट जितनी बार भी पढ़ रहे कंसेप्ट लगे, क्यों था, क्यों ये हमने नीचे पढ़ा, क्यों ये हमने ऊपर पढ़ा, 3-4 बार इसको रिवाइज करते रहिए, ऑलरेडी आपको जो चीजें हैं एग्जाम में भी एनालाइज होने लगेंगी। तो हमने पढ़ा बैरी सेंटर, स्प्लिटिंग देखी, और हमने जाना कि कैसे ऑर्बिटल जो आपको ऑक्टाहेड्रल्स में स्प्लिटिंग होती है। अगली क्लास में हम जानेंगे कि एनर्जी गैप कितना होता है, सीएफएससी कैसे होती है, और बहुत सारे प्रश्न देखेंगे सीएफएससी के बेसिस पे। तो आई थिंक आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। किसी का कोई डाउट है, किसी बच्चे को कुछ पूछना है, तो यू हैव टू आस्क योर डाउट्स। बच्चे आप अपने डाउट्स भी पूछ लीजिए। किसी को कुछ समझ में नहीं आया है